और चलिए सत्याग्रह में अब आगे बढ़ते हैं, जहां मानस के अपमान का मुद्दा पूरी तौर पर अब सियासी धर्मयुद्ध का शक्ल अख्तियार कर चुका है। स्वामी प्रसाद बयानों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी तीखा प्रहार किया जा रहा है। रामचरितमानस पर लगातार विवादित बयान दे रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार जातीय व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि धर्म के नाम पर गोरख धंधा सालों से चलाया जा रहा है। यदि कभी किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी रचना में कहीं भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहा गया। एक के बाद एक विवादित बयान को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रायोजित और अनर्गल बताया। इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। जबकि राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने मानस विवाद के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का इशारा किया, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस और आप जैसी पार्टियों के शामिल होने का आरोप भी लगाया। कीचड़ उछालना ये राजनीतिक षड्यंत्र है और मैं समझता हूँ ये सब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम जैसे लोगों के द्वारा प्रायोजित व्यवस्था दी गई है। जाहिर है मानस पर छिड़ा घमासान अब इंटरनेशनल साजिश तक पहुंच चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं और इसी के जवाब में इस बार भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी पलटवार किया है। विवादित बयानों की वजह से घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। मानस के अपमान की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य पर 4 गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। अब स्वामी प्रसाद इसे भी जाति का रंग दे रहे हैं। उनके मुताबिक शूद्र समाज का होने की वजह से उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। ताबड़तोड़ विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद और समाजवादी पार्टी पर भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने तीखा प्रहार किया है और कहा है कि स्वामी का सारा बयान खुद की टीआरपी के लिए है। जहां तक सवाल सपा का है तो उसका असली चरित्र सबके सामने आ चुका है। उनका तो वो तो बेचारे कहीं के नहीं है, हमारे यहाँ से गए और वहाँ भी हार गए, तो उनको तो टीआरपी के लिए करना था, लेकिन इसमें जो समाजवादी पार्टी का रोल रहा तो उनका असली चरित्र सामने आ गया। दरअसल मानस के अपमान पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सोमवार को अमेठी में भी ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत पत्र दाखिल किया है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना तो फिलहाल स्थिर है, लेकिन जोशीमठ को बचाने की कवायद भी इसी बीच जारी है। इस बीच आज एक बड़ा हादसा भी वहां पर हो गया। देखिए, जोशीमठ नगर में बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब जमीन धंसने की वजह से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी होटल्स को तोड़ा जा रहा था। काम के दौरान एक मजदूर खाई में गिर गया, जिसे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। इधर दरारें और खतरे को देखते हुए जोशीमठ में 1972 से संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय को जोशीमठ से 60 किलोमीटर दूर सैकोट में शिफ्ट कर दिया गया है। इस विद्यालय में 46 छात्र अभी पढ़ रहे हैं। विद्यालय के छात्र सहित पूरा स्टाफ अब सैकोट शिफ्ट हो चुका है। दरअसल स्कूल में बड़ी बड़ी दरारों की वजह से स्कूल की स्थिति भयावह हो गई थी। वैज्ञानिकों ने स्कूल का निरीक्षण करने के बाद इसे शिफ्ट करने की सलाह दी थी। विद्यालय की भवनों पर, विद्यालय के फर्श पर, विद्यालय के कॉलम पर, छात्रावास भवन, कर्मचारियों के लिए जो रहने के लिए जो आवास बने, उन सब पर मोटी मोटी दरारें आई। इधर जोशीमठ में आई आपदा के बाद से केंद्र और राज्य सरकार लगातार जोशीमठ के आपदा क्षेत्रों की जांच में जुटी है। आईआईटी रुड़की की टीम ने जोशीमठ के आपदा प्रभावित वार्ड मनोहर बाग, सिंहधार और गांधीनगर इलाकों का दोबारा जायजा लिया और तकनीकी यंत्रों से यहां पड़े दरारों और मिट्टी की जांच की। देश के आम बजट के बाद अब उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। सरकार ने राज्य के बजट को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। केंद्रीय बजट आने के बाद उत्तराखंड में भी वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर धामी सरकार खास तैयारियों में जुटी है। जोशीमठ संकट के बाद गैरसैंण में सत्र को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी फुल स्टॉप लग चुका है। इस बार धामी सरकार गैरसैंण में बजट सत्र कराने की तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि अगले महीने मार्च के दूसरे हफ्ते में धामी सरकार बजट पेश कर सकती है, जिसको लेकर जल्द ही प्रबुद्ध जन और अन्य वर्गों के साथ रायशुमारी का दौर शुरू होने वाला है। साथ ही सरकार ने बजट को अंतिम रूप देने से पहले 27 फरवरी तक लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। सरकार का दावा है कि अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ शासन स्तर पर विभागवार बजट की तैयारी को लेकर समीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है और बजट को लेकर तंज कसा है। जिस बजट में शिक्षा का बजट कट जाए, जिस बजट में कृषि का बजट घट जाए, जिस बजट में स्वास्थ्य का बजट घट जाए, उस बजट के बारे में ज़्यादा उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं। सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते क्या हो रहा है।
बजट की तैयारियों के बीच ये तय है कि राज्य सरकार इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की आजीविका पर खास फोकस रख सकती है। यूपी की राजनीति में मुसलमान किसके हैं? 2024 का चुनाव नजदीक आते आते ये सवाल अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और इसी क्रम में भाजपा ने मुस्लिमों में पसमानदा समाज को जोड़ने की कवायद जारी रखी है। पिछले साल लगातार पसमानदा सम्मेलन करने के बाद भाजपा ने इस साल भी इसे जारी रखा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पसमानदा समाज का कार्यक्रम आयोजित करवाया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल हुए। भाजपा पसमानदा समाज को इसलिए जोड़ना चाहती है क्योंकि यूपी में मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है, इसलिए निकाय चुनाव और 2024 के लिए भाजपा ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम आबादी में 80 से 85% पसमानदा समाज की हिस्सेदारी है और जानकारों की माने तो ये समाज 2022 विधानसभा चुनाव में 70% सपा के साथ था, जबकि 2022 में भाजपा को मात्र 8% पसमानदा वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी इसकी राजनीति केवल हिंदू मुस्लिम पे टिकी और समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक के विकास के विरोधी है, मुस्लिम के विकास के विरोधी है। कुल मिलाकर भाजपा की कोशिश पूरब से पश्चिम तक मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की है और यही वजह है कि विपक्षी नेता अपना वोट बैंक बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब जरूरत से ज्यादा मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं में इस बात की हो रही है कि कौन मुसलमान को खून के आंसू ज्यादा रुलाए। संत रविदास जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख ने अपने एक बयान में पंडित शब्द का प्रयोग किया था और इसके बाद से विवाद हो गया, जिसके बाद आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने सफाई दी है। वक्तव्य में पंडित शब्द का उपयोग किया। पंडित का अर्थ अर्थात मराठी में वो बोल रहे थे, पंडित का अर्थ विद्वान अर्थात कुछ विद्वान ऐसा होता है। दरअसल सोशल मीडिया पर संघ प्रमुख के बयान की आलोचना होने लगी। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी भागवत पर तंज कसा। पंडित समाज को जिस प्रकार से उन्होंने उनके प्रति एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने संघ प्रमुख के जातिगत बयान का समर्थन किया है। उन्होंने जातियां बनाई अपने फायदे के लिए बनाई है, अपने सम्मान के लिए बनाई है। हम चाहते हैं कि जाति विहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत की जातिवादी टिप्पणी ने संघ की परेशानी बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने पंडितों पर कास्ट सिस्टम बनाने के आरोप लगाए थे और बड़ा बयान देते हुए पंडितों पर झूठ बोलने के भी आरोप लगाए थे। दोष तर उघड दिसत आहेत, आपल्याच लोकांना पशुप्रमाणे वागवतो, एकमेकांमध्ये भेद मानतो, स्वार्थापोटी आपल्या बांधवांना विकून टाकायला मागे पुढे पाहत नाही। उनके बयान से राजनीतिक गलियारों में बवाल खड़ा हो गया। तमाम नेता उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं। और देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर महाभारत शुरू हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सवाल उठाने पर सियासी गदर अब तेज हो चुका है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को एक देश एक कानून का इरादा छोड़ने की नसीहत दी है, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, लेकिन वहाँ से धारा 370-35 से समाप्त हो चुकी है। देश के अंदर एक ही कानून चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग सजा होती है। दरअसल रविवार को बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हुए कई मुद्दों पर बात रखी। कहा कि देश में नफरत का जहर घोला जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक गैर जरूरी अमल होगा, इसलिए हुकूमत अपने इरादे को छोड़ दे। बोर्ड ने बुलडोजर एक्शन की निंदा की, साथ ही अल्पसंख्यकों पर जुल्म होने का आरोप लगाया। इसके अलावा समाज के लोगों से बोर्ड के बनाए निकाहनामे का ही प्रयोग करने को कहा। हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु हैं उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर। हालांकि बोर्ड के इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष ने अपना इरादा भी साफ कर दिया है। अडानी मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अब घेराबंदी तेज कर दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पदाधिकारियों ने हजरतगंज में प्रदर्शन किया और मामले की जांच न होने तक हल्ला बोल की बात कही। वहीं अडानी के खिलाफ जांच को लेकर प्रयागराज में भी कांग्रेसियों ने LIC दफ्तर पर प्रदर्शन करके बिल्डिंग का घेराव किया। उधर यूपी की औद्योगिक नगरी कानपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। फूलबाग गांधी प्रतिमा से LIC बिल्डिंग तक पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की। गाजियाबाद में भी कांग्रेसियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC की शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। अमेठी में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए जांच की मांग की। जालौन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल की पत्नी और रिटायर्ड IPS उर्मिला ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने सभी जिलों और मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। देहरादून में भी प्रदर्शन किया गया। बागेश्वर में SBI और LIC के बाहर कांग्रेसियों ने धरना देकर विरोध जताया।
हरिद्वार में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जांच की मांग करते हुए नाराजगी जाहिर की। देश की राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस के छात्र संगठन ने शास्त्री भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से सीधे मथुरा पहुंचे, जहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया और इसी के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर उन्होंने खुले मंच से दो टूक जवाब भी दे दिया। जीएलए यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह की शुरुआत ऑडिटोरियम में शैक्षिक शोभा यात्रा के साथ हुई, जहां मुख्यमंत्री ने अलग अलग पाठ्यक्रमों के सफल विद्यार्थियों को 22 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 3136 विद्यार्थियों को उपाधियों से नवाजा। इसके साथ ही सीएम योगी ने यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए धर्म का समर्थन किया। एक बहुआयामी सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना है। छात्रों को संबोधित करते वक्त मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म को लेकर अपनी बात रखी। इन दिनों लगातार धर्म को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री ने प्राचीन विरासत का जिक्र किया और कई उदाहरण दिए। कोई छात्र आज के दिन पे अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, परिवार के पास पैसा नहीं है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा कई दिग्गज मौजूद रहे। मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह समेत कई विधायकों ने हिस्सा लिया। यहां सीएम योगी ने प्रदेश को बेहतर बनाने के प्रयासों की भी चर्चा की। और मथुरा के दौरे के बाद मुख्यमंत्री सीधे पहुंचे ताजनगरी आगरा और कल दौरा रद्द हो जाने की वजह से आज ताजनगरी को उन्होंने एक बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। हूटर दबाकर मुख्यमंत्री ने टीबीएम के जरिए टनल निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। पूजा अर्चना के बाद अब यहाँ टनल की खुदाई शुरू हो गई है। दरअसल आगरा में टनल बोरिंग मशीनों को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है, जो हर दिन 10 से 12 मीटर तक खुदाई कर गंगा यमुना जामा मस्जिद से ताजमहल की दिशा में टनल का निर्माण करेगी। आपको बता दें कि ताजनगरी में लंबे वक्त से मेट्रो का इंतजार हो रहा है। 2019 से ही आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य जोरों पर है, जिसके तहत लगभग 30 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का प्रोजेक्ट है। 2 कॉरिडोर का नेटवर्क है, 27 स्टेशन होंगे। ताज पूर्वी गेट से सिकंदरा के बीच पहला कॉरिडोर, 14 किलोमीटर लंबे पहले कॉरिडोर का तेजी से निर्माण। पहले कॉरिडोर में मेट्रो के 13 स्टेशन बनाए जाएंगे, 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत स्टेशन बनाए जाएंगे। 2024 तक मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने की उम्मीद। एक तरफ जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है, वहीं दूसरी तरफ ताजमहल मेट्रो स्टेशन है। तो इन 3 मेट्रो स्टेशन में अंडरग्राउंड ट्रैक बिछाया जाएगा। इससे पहले 3 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है। अयोध्या में एक और राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसा कि राम जन्मभूमि पर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही एक और राम मंदिर अयोध्या में तैयार किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम का ये मंदिर निर्माणाधीन श्रीराम एयरपोर्ट पर बन रहा है, जहां पहुंचते ही यात्रियों को रामलला के भव्य मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट स्ट्रक्चर को उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस पर हुई नक्काशी भी श्री राम मंदिर से मिलती जुलती आपको दिखाई देगी। राम मंदिर की तरह ये भी 2 चरणों में तैयार होगा। पहला चरण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 3 महीने पहले तैयार होगा, तो दूसरा चरण 2025 में पूरा होगा। इसी कोशिश में कि ये एयरपोर्ट जल्दी से पूरा हो और पत्थर के आने में डिले ना हो। दरअसल पहले 31 मार्च तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के प्रथम चरण का कार्य पूरा हो जाना था। अब ये जून तक पूरा होगा, लेकिन संचालन में देरी ना हो इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये तय किया है कि निर्माण के पहले अप्रैल से ही डीजीसीए से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। अगस्त तक लाइसेंस मिलने के बाद अक्टूबर तक विमानों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जगह जगह पर विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में अमेठी में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के बैनर तले किया जा रहा है। मंच के सदस्यों ने प्रदर्शन के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच की तरफ से एक ऐसा पोस्टर भी लगाया गया जिस पर आगे भी विवाद हो सकता है। पोस्टर के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर कालिक पोतने वाले को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। कालिक पोतने वाले ये पोस्टर पूरे अमेठी कस्बे में लगाए गए हैं। इधर मानस पर विवादित बयानों को लेकर सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया है और स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा कि स्वामी प्रसाद ने उस वक्त ये सारे सवाल क्यों नहीं उठाए जब अखिलेश यादव के हटने पर मुख्यमंत्री आवास की अशुद्धि की बात सामने आई थी। इसमें भी हमारा उद्देश्य सिर्फ जाति को लेकर आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि जाति या
कह लें शूद्रता को इतना मजबूत, उस आंदोलन को इतना मजबूत बनाना है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दे पाएं, बेहतर स्वास्थ्य दे पाएं, बेहतर रोजगार दे पाएं, बेहतर देश दे पाएं। फिलहाल मानस के अपमान पर छिड़ा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बार सर्दी के सितम ने तो परेशान किया ही था, लेकिन अब गर्मी के टॉर्चर को लेकर भी आप तैयार रहिए। मौसम वैज्ञानिकों ने होश उड़ाने वाली एक बात कह दी है, देखिए। मौसम के जानकारों की माने तो इस बार मार्च में गर्मी का भयंकर टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों की वजह से अगले महीने मार्च में ही जून की तरह 40 डिग्री तापमान होने की आशंका है, जो इंसानों के अलावा फसलों को भी प्रभावित कर सकता है। मार्च महीने में इस बार 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा मानव को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेगा। दरअसल कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने पिछले 5 दशक के आंकड़े खंगाले हैं। उनका दावा है कि जलवायु परिवर्तन के चलते इस बार मार्च में ही पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पूरी दुनिया इस दंश को झेल रही है और तापमान पूरी पृथ्वी के बढ़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मार्च में जलवायु परिवर्तन का असर दिख सकता है। इस सीजन की फसलें वक्त से पहले पक जाने से उत्पादन प्रभावित होने की उम्मीद है। दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, जो इंसानों की जिंदगी के अलावा खेती बाड़ी पर भी असर डाल सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी महीने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने परचम लहराने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन पूर्वोत्तर शुरू कर दिया है। साथ ही त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड फतेह करने के लिए सियासी बिसात बिछा दी है। इसी सिलसिले में त्रिपुरा पहुंचे अमित शाह ने विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले किए। सरकार बदलने के लिए नहीं दिया था, हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने। आपको बता दें कि इसी महीने में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी। त्रिपुरा में दोबारा सत्ता में वापसी करने के लिए भाजपा ने बिसात बिछाई है। नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होना है। इन तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे 2 मार्च को एक साथ आएंगे। इन तीनों राज्यों के अलावा इसी साल कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि इन सभी राज्यों के चुनावों को 2024 के लिए सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।